माय फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रेगनेंसी रखने के लिए सही उम्र क्या होती है? प्रेगनेंसी रखने के लिए जो आइडियल एज की बात करें तो दैट इज इन माय ओपिनियन इट इज बिटवीन 20 to 30 years ऑफ द वाइफ्स एज. For male it can be 5 years less and 10 years more. Up to 40 years male can father the child. तब तक ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं. लेकिन फीमेल में 20 to 30 is the best. Maximum you can pull up to 35. But after 35 there are a lot of complications स्टार्ट की. प्रेगनेंसी रुकने में भी दिक्कतें आती हैं, रुकने के बाद 9 महीने तक पहुंचाने में दिक्कत आती हैं, डिलीवरीज में दिक्कत आती हैं. सो आफ्टर 35 कॉम्प्लिकेशंस रेट हाई रहता है. सेम वे बिलो 20 ऑल्सो भी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं. So best is 20 to 30. Yes, go ahead with next question. So इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? उसमें क्या है कि आपकी शादी के जो इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन बनाते हैं साइंटिस्ट लोग, वो डेफिनेशन के मुताबिक 1 साल तक अगर आपकी शादी एक्टिव मैरिड लाइफ मतलब कि विदाउट यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्शंस, अगर 1 साल तक आपको बच्चा नहीं हुआ है देन इट इज़ द रियल टाइम कि आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास और चेकअप करवाना चाहिए. सो दैट इज़ द बेसिक डेफिनेशन गिवन बाय WHO कि आपको कब जाना है. लेकिन थोड़ा मॉडिफिकेशन इसमें ये है कि आपकी एज कितनी है उसके ऊपर है. कि अगर आप बिटवीन 30 to 35 हैं तो ऐसे केसेस में आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए और विदिन 6 months अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. एंड मैं तो कहूँगा कि अगर आप 40 से ऊपर शादी कर रहे हैं तो इमीडिएटली आफ्टर हनीमून यू शुड कॉन्टेक्ट द डॉक्टर्स फॉर इफ यू वांट टू प्लान अ चाइल्ड. सो दैट ऑल्सो एज मैटर्स कि 30 साल तक आप 1 साल तक वेट कर सकते हैं. यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ लोगों को प्रेगनेंसी 1 साल में मिल जाती है. बट आफ्टर दैट 1 साल के बदले 6 महीने के अंदर अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट. तो इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए कौन सी स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अपने देश में बहुत सारे लोग इनफर्टिलिटी का इलाज करते हैं. वो फकीर बाबा या बुआ भूत भगाने वाले सब लोग इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए करते हैं. लेकिन जो साइंटिफिक तरीका है वो है मॉडर्न मेडिसिन. और मॉडर्न मेडिसिन में भी जो क्वालिफाइड डॉक्टर है वो है गायनेकोलॉजिस्ट. सो कोई भी MD गायनेकोलॉजिस्ट या MS गायनेकोलॉजिस्ट या DGO वाला गायनेकोलॉजिस्ट या CPS गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं दे आर द क्वालिफाइड पर्सन कि उसके पास जाने से आपको साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और आप कोई अनवांटेड या अननेसेसरी ट्रीटमेंट नहीं होगा. जो साइंटिफिकली आगे जाना चाहिए उस तरह से करेंगे. सो ऑलवेज चूज अ गायनेकोलॉजिस्ट रादर देन एनीबडी एल्स. कोई और पथीज के डॉक्टर्स भी इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस करते हैं. लेकिन जो साइंटिफिकली प्रूवन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होता है वो केवल गायनेकोलॉजिस्ट ही देते हैं. सो आपको गायनेकोलॉजिस्ट का ही कांटेक्ट करना चाहिए रादर देन गोइंग एल्सवेयर. और गायनेकोलॉजिस्ट के अलावा भी अगर आपके नज़दीक में कोई इनफर्टिलिटी या IVF सेंटर है तो बेस्ट वे इज़ टू कांटेक्ट IVF स्पेशलिस्ट बिकॉज गायनेक की ब्रांच में भी IVF इज़ अ सुपर स्पेशलिटी. तो अगर वो नज़दीक में है तो आपको सीधा ही उसी के पास जाना चाहिए. इवन यू कैन स्किप द गायनेकोलॉजिस्ट ऑल्सो. यूजुअली ऐसा होता है कि इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स कम होने की वजह से हम गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने की राय देते हैं. अगर गायनेकोलॉजिस्ट अपनी कोशिश करने के बावजूद रिजल्ट नहीं मिलता है तो देन ही रिफर्स टू इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट. दैट इज़ द कॉमन वे. लेकिन आजकल जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बढ़ रहे हैं सिटीज़ में तो नज़दीक में कोई इनफर्टिलिटी क्लिनिक है तो सीधा ही उनका ही कांटेक्ट कर लेना चाहिए.
So these are the qualified doctors who are doing the infertility practice. Next question. जी, तो 20 वर्ष से छोटी उम्र में अगर प्रेगनेंसी रखते हैं तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं? या जैसे प्रेगनेंसी में अपर लिमिट यानी 35 या 40 के ऊपर आप जाते हैं तो दिक्कतें आती हैं। सेम वे लेस देन 20 की उम्र में भी दिक्कतें आती हैं। और अपने कंट्री में क्या है कि चाइल्ड मैरिज अभी भी होते हैं और इसकी वजह से टीनेज प्रेगनेंसी, इवन लीगल टीनेज प्रेगनेंसी आई वुड से होती ही हैं और केसेस आते हैं। और जो इलीगल टीनेज प्रेगनेंसी बोलते हैं कि जो बिलो 18 की एज में प्रेगनेंसी रुक जाती हैं और अनमैरिड लड़कियों की ये प्रेगनेंसी भी कॉम्प्लिकेटेड रहती हैं। तो उसमें जो अनमैरिड की बात है कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस में ज़्यादातर एबॉर्शन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्योंकि वो किसी भी क्वैक के पास जाके एबॉर्शन की कोशिश करते हैं और एबॉर्शन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन उनको फेस करना पड़ता है। जो लीगली प्रेगनेंसी है यानी कि मैरिज के बाद की प्रेगनेंसी है, भले मैरिज इलीगल हो, बिलो 18 हुआ हो, लेकिन मैरिड टीनेज प्रेगनेंसी है या आफ्टर 18 की प्रेगनेंसी है, तो भी ऐसे केसेस में क्या है कि उनका जो बॉडी फिजिक है वो प्रेगनेंसी को 9 महीने तक कैरी करने के लिए और बच्चे को डिलीवर करने के लिए इतना तैयार नहीं होता है। पेल्विस का डेवलपमेंट कम होता है, जो पेल्विक मस्कुलेचर का कम होता है, इसलिए डिलीवरी में केफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन का चांसेस ज़्यादा रहता है। सो ऐसे केसेस में सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यंगर एज में इतना जो हेमोग्लोबिन लेवल अपना बढ़ना चाहिए वो भी इतना बड़ा नहीं होता है, तो एनीमिया की शिकायतें ज़्यादा रहती हैं। लड़कियां टीन एज में ज़्यादातर कॉन्शियस नहीं होती है अपनी फूड हैबिट्स के बारे में, इसलिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती ही है और उसमें आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए प्रेगनेंसी में एनीमिया का करेक्शन करना ज़रूरी रह जाता है। दूसरा क्या है कि जो प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया जैसे कॉम्प्लिकेशंस भी टीनेज प्रेगनेंसी में ज़्यादा आते हैं। सो दीज आर द वेरियस कॉम्प्लिकेशन। अधूरे महीने पे डिलीवरी की जो प्रॉब्लम्स है, प्री टर्म डिलीवरी का, वो भी चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं। सो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बिलो 20 की एज में भी देखे जाते हैं, इसलिए थोड़ा मैच्योरिटी ज़रूरी है। और एक बार द वाइफ क्रॉसेस द एज ऑफ 20, बाद में चांसेस कॉम्प्लिकेशंस के कम रहते हैं। 20 to 30 इज द बेस्ट एज, सो टीनेज प्रेगनेंसी शुड बी अवॉइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, तो मैक्सिमम किस एज तक प्रेगनेंसी रख सकते हैं? अदर स्पेक्ट्रम की जिसमें हाईएस्ट एज कितनी होती है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 72 ईयर्स का है। बिकॉज आज जो IVF साइंस आगे बढ़ रहा है उसमें एज डजंट मैटर। अगर यूट्रस आपका मेनोपॉजल भी है तो भी प्रेगनेंसी रख सकते हैं। और ऐसे जो दैट वाज वेरी कॉमन इन द शुरुआत जो डेज थे IVF के उसमें, लेकिन उसमें IVF से प्रेगनेंसी रुकवाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन रुकने के बाद जो 9 महीने तक उसको कैरी करना है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि एज रिलेटेड यूजुअली डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन सबको अराउंड 50 की एज में हो जाता है। और ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से ओल्ड एज प्रेगनेंसी इज़ नॉट वेरी मच प्रमोटेड। अपने यहाँ इंडिया में ICMR हैज़ गिवन द गाइडलाइन कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उन्होंने गाइडलाइन दिया है कि कोई भी IVF सेंटर है वो 50 साल से ऊपर के पेशेंट को ट्रीट नहीं करेगा, बच्चा उसको नहीं लाने देंगे, because they are not very much fit for bearing the pregnancy up to 9 months and then give the birth to a child. दूसरा उनका विचार ऐसा भी है कि in old age if they bring the child, तो भी उसको जो बड़ा करने का प्रोसेस है उसके लिए भी फिट नहीं रहेंगे। जब माँ बाप को सहारा चाहिए तब उनको बच्चे को सहारा देने की उम्र आती है, इसलिए भी अबव 50 की प्रेगनेंसी ICMR ने अवॉइड करने का बोला है। सो
ICMR गाइडलाइन को हम लोग अपने IVF सेंटर में भी फॉलो करते हैं, और 50 साल से ऊपर के पेशेंट्स को प्यार से हम ना बोल देते हैं कि आप प्रेगनेंसी मत लाओ, वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है और आने वाले बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस में डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जो हार्ट की कैपेसिटी है वो कम होती है, इसलिए कभी भी अनवांटेड कार्डियक फेलियर हो सकते हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमिना ज़्यादा होती हैं। तो ये सब तकलीफें ज़्यादा हो जाने की वजह से मदर के लिए प्रेगनेंसी रिस्की हो जाती हैं, और कुछ पेशेंट्स के डेथ भी देखे जाए हैं। इसीलिए बेस्ट वे इज टू रेस्ट्रिक्ट द एज बिलो 50। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, ऐसा क्यों कहते हैं कि 35 की उम्र के बाद तो प्रेगनेंसी रख ही लेनी चाहिए? इसमें अवेयरनेस होनी चाहिए। अब पब्लिक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। एज एन IVF स्पेशलिस्ट हम रोज रोते हुए पेशेंट्स को देखते हैं, क्योंकि जब पेशेंट्स हमारे पास पहुंचते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसकी एज 38, 39, 40 ऐसी हो जाती है, और आफ्टर 35 जो ओवेरियन रिजर्व हम बोलते हैं कि अंडों की संख्या जो ओवरी के अंदर है वो ड्रास्टिकली कम होने लगती है। और उसकी वजह से क्या है कि इवन IVF ट्रीटमेंट जो सबसे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट माना जाता है, उसमें भी हमें ज़्यादा ज़रूरत अंडों की होती है, और वो अंडे उनके पास नहीं होते हैं, अंडे ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए उसको फिर डोनर एग पर जाना पड़ता है, और वो पेशेंट के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है। ये चीज़ को एक्सेप्ट करना मेंटली उसके लिए ज़रा डिफ़िकल्ट है। आजकल लोग एक्सेप्ट करते हैं खुले मन से, लेकिन फिर भी अगर जेनेटिकली उसको अपना बच्चा चाहिए तो बेस्ट वे इसकी प्रेगनेंसी बिफोर 35 वो ट्राई करे। इवन ज़रूरत पड़े तो IVF में भी जाए, लेकिन बिफोर 35 सक्सेस रेट इज़ गुड विथ देयर ओन एग्स। बाद में उनके अगर थोड़े बहुत भी अंडे हैं तो भी उसके क्वालिटी भी डाउन होती है, इसलिए आफ्टर 35 जो प्रेगनेंसी रुकने का चांस कम होता जाता है, और रुकती भी है तो एबॉर्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। और यंगर डोनर के अगर हम अंडे लेते हैं तो फिर सक्सेस रेट दोबारा बढ़ा सकते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि 35 की एज के बाद की वेट करने से बेटर है कि आप बिफोर 35 प्रेगनेंसी ला ही दो, वो सबसे अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको डोनर पे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राइट। सो करियर बनाने के लिए अगर प्रेगनेंसी लेट करनी पड़ रही है तो फिर क्या उपाय है? यस, ये नए ज़माने की मजबूरी है। कुछ पुराने ख्यालात के लोग इसको फैशन में बोलते हैं, लेकिन ये फैशन नहीं है। नए ज़माने की लड़कियों की, औरतों की ये एक मजबूरी है कि कैरियर भी बनाना है, बच्चा भी लाना है, लाइफ के ये पहलू को भी एंजॉय करना है, वो चीज़ भी चाहिए। और दे डिजर्व इट, बिकॉज काफ़ी पढ़ाई करते हैं, अपना कैरियर बनाने के लिए सब कुछ कोशिश करते हैं, सब होता है। तो ये जो चीज़ है उसका हल क्या निकाल सकते हैं, साइंस क्या हेल्प कर सकता है इसमें? जो फॉरेन कंट्रीज और इवन अभी तो इंडिया में भी oocyte फ्रीजिंग, यानी जो अंडे हैं उसको हम फ्रीज कर लेते हैं यंगर एज में। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मुझे शादी ही 37, 38 के या 40 के बाद करनी है, तो आप आपकी एज ऑफ 30 के आसपास अपने अंडे फ्रीज करवा लीजिए। उससे क्या है कि आपके यंग एज के जो एग्स हैं वो हमने फ्रीज किए हैं, और जब वो फ्रीज किए जाते हैं उसी एज के 10 साल के बाद भी वो अंडे को हम फ्रीजर में से निकालते हैं तो सेम एज रहती है, वो बूढ़े नहीं होते हैं। आप भले एजिंग करते रहो लेकिन आपके अंडे यंग रहेंगे। इसलिए जब भी आप 42 की एज पे आप चाहेंगे कि अब मुझे प्रेगनेंसी का टाइम है, राइट टाइम है, नाउ आई वांट टू बिकम प्रेग्नेंट, और उस टाइम पे आप वो फ्रोजन एग्स IVF सेंटर से जाके निकाल सकते हैं और उसी में से प्रेगनेंसी ला सकते हैं। सो इट इज़ लाइक अ बैंकिंग, कि आपने पैसे बचा के रखे हैं और बुढ़ापे में वही पैसा काम लगता है। सेम वे आपका अंडा भी हम फ्रीज कर सकते हैं और बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं।
ये कहने में जितना आसान है इतना करने में आसान नहीं है। एक फ्रीजिंग पिछले 3-4 सालों में इम्प्रूवमेंट हुआ है, रिजल्ट में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन स्टिल सक्सेस रेट जो है वो लेस देन 50% जितना रहता है, इसलिए वो थोड़ा कॉशियस अप्रोच होना चाहिए। और थोड़ा रिस्क आप ले रहे हैं वो समझ के ही रिस्क लेना चाहिए। लेकिन दिस इज़ वन ऑप्शन कि जो अपकमिंग हो रहा है। जो लोग फ्रीजिंग नहीं कर पाए हैं या ऑलरेडी अभी 40 की एज में पहुंच चुके हैं और फिर भी प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस अभी डेवलप हो रहे हैं। एक ऑप्शन ये है कि मल्टीपल साइकिल आप करो। आईवीएफ साइकिल में हम क्या करते हैं कि इंजेक्शन देके ज़्यादा अंडे बनाए ऐसी कोशिश करते हैं, और वो अंडे हम शरीर से निकाल लेते हैं और पुरुष के स्पर्म के साथ उसको फर्टिलाइज करते हैं और उसको बाद में बच्चेदानी में रखते हैं। तो ये जो साइकिल है आईवीएफ की, उसमें आइडियली हम 10-12 अंडे एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जिनकी एज ज़्यादा है उसमें 2-3 अंडे मुश्किल से मिलते हैं। और ऐसे 2-3 करके हम 2 या 3 साइकिल में अगर 7-8 अंडे भी इकट्ठा कर लेते हैं, तो जो 5 दिन तक एम्ब्रियो को ग्रो करना है, तो 8 अगर हम अंडे में से एम्ब्रियो बनाते हैं, तो 3 या 4 अंडे ब्लास्टोसिस स्टेज तक पहुंच सकते हैं, मतलब 5 दिन के स्टेज तक पहुंच सकते हैं। अगर 3 भी पहुंचते हैं तो दैट इज सफिशिएंट कि हम 1 या 2 साइकिल आईवीएफ के कर सकते हैं, और सक्सेस के चांसेस एटलीस्ट 30 to 40% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें पेशेंट को डोनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मल्टीपल साइकिल मतलब मल्टीपल एक्सपेंसेस, क्योंकि एवरी टाइम आप जाते हो खर्चा उतना सेम हर एक साइकिल में बढ़ता रहता है। जो फ्रोजन साइकिल है कि जिसमें ज़्यादा अंडे मिले हैं और दूसरे साइकिल में फ्रीज किए हुए अंडे हमें यूज़ करने हैं, तो उसमें खर्चा कम लगता है। तो ये बात हुई कि आप मल्टीपल साइकिल करके एक पूलिंग या एम्ब्रियो पूलिंग बोलते हैं कि जिसमें ज़्यादा अंडे इकट्ठा करके उसमें से चॉइस करके आप कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है स्टेम सेल थेरेपी, जो अपकमिंग थेरेपी है। उसमें जो पेरिफेरल ब्लड है उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकाल के उसमें से थोड़े स्टेम सेल एंड ग्रोथ फैक्टर वगैरह तैयार करके ओवरी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। तो दैट इज़ वन ऑप्शन कि उसमें ओवरी का जो रिजर्व है वो इम्प्रूव हो सकता है, ओवेरियन रिजर्व, और उसको हम बाद में स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो ये जो स्टेम सेल इंजेक्ट करने का है ओवरी के अंदर, उसके बाद हमें 6 से 8 महीना तक वेट करना चाहिए, और बाद में उसमें से स्टिमुलेशन यानी इंजेक्शन देके ओवरी को हम अंडे बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक और तरीका हुआ कि जो एजेड पीपल को हेल्प कर सकता है। दूसरे जो तरीके हैं कि जो पीजीडी टेक्निक आया है, क्योंकि एजेड पीपल में क्या है कि अंडे की संख्या का तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन क्वालिटी का भी प्रॉब्लम है। इसलिए जो भी अंडे आपको मिलते हैं, जो भी एम्ब्रियोज आप बनाते हैं, तो उसको ट्रांसफ़र करने से पहले उसका जेनेटिक टेस्टिंग भी हम कर सकते हैं, और जो अंडे जेनेटिकली एबनॉर्मल है वो आप सीधे ही डिस्कार्ड कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के अटेम्प्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप जितने भी अंडे हैं उसमें से चॉइस अच्छे अंडे की कर सकते हैं और उसी को ट्रांसफ़र करके सक्सेस ले सकते हैं। सो दीज आर वेरियस ऑप्शन की जो अपकमिंग ऑप्शन है। हालांकि ये सभी चीज़ों में कॉस्ट फैक्टर बढ़ जाता है, इसलिए सबसे ज़रूरी है कि कॉस्ट फैक्टर को आप अगर ओवरकम कर सकते हैं, उसका इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, तो ऐसे केसेस में आप अपने खुद के अंडे से आगे बढ़ सकते हैं। डोनर के एक की आपको चॉइस करने की ज़रूरत नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरुषि। तो जो मरीज है उसको किसी और के अंडे लेने पड़ेंगे, ये पता कैसे चलता है, अब डिसाइड कैसे करते हैं?
ओके। उसमें क्या है कि ओवेरियन रिजर्व का जो टेस्टिंग किया जाता है, मतलब कि जो ओवरी के अंदर अंडे कितने बचे हैं उसके दो कॉमन टेस्ट हैं। एक जो है वो सोनोग्राफी से हम अंडे की संख्या गिन लेते हैं। सोनोग्राफी में हम ओवरी को एक छोर से दूसरे छोर तक 2D में स्कैन करके अंडे गिन सकते हैं, या 3D का स्वाइप लेके पूरे ओवरी के अंडे भी हम गिन सकते हैं। तो ये इसको एंट्रल फॉलिकल काउंट बोलते हैं। ये प्रोसेस पूरे महीने में कभी भी हो सकता है, लेकिन प्रिफरेबली हम सेकंड या थर्ड डे ऑफ मेंस्ट्रुअस के दिन ये करते हैं, और कितने अंडे हैं उसका एक अंदाज मिलता है इसमें। तो अगर लेस देन 5 फॉलिकल हमें दिखती हैं तो ऐसे केसेस में सक्सेस का चांसेस कम रहता है। तो ये एक फैक्टर हुआ। दूसरा जो फैक्टर है वो एज रिलेटेड है कि मोर देन 40 है तो यूजुअली चांसेस कम होते हैं अपने खुद के अंडे के। तीसरा जो ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग है वो है AMH नाम का टेस्ट, दैट इज एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन में भी क्या है कि उसके लेवल के हिसाब से हम फर्टिलिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर लेवल उसका लेस देन 1 है तो ऐसे केसेस में जो हम इंजेक्शन देते हैं उसमें ज़्यादा अंडे मिलने की संभावना कम हो जाती है, लेकिन फिर भी लेस देन 1 और 0.5 के बीच में हम पेशेंट के खुद के अंडे से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जब AMH लेस देन 0.5 हो जाता है या उससे भी कम हो जाता है तो बाद में उसके खुद के अंडे का एडवाइस देने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप डोनर के एग्स का सिलेक्शन करें। तो सक्सेस रेट ज़्यादा रहता है, खर्चा कम हो जाता है। तो ये सब उसके एडवांटेजेस हैं डोनर साइकिल के। तो ये 3 टेस्ट हैं कि उम्र, एंट्रल फॉलिकल काउंट मतलब ओवरी के अंदर कितने अंडे हैं उसका सोनोग्राफी से काउंट, और तीसरा AMH। ये तीनों को हम एक दूसरे से मिला के और फिर डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट को डोनर पे जाना चाहिए, और या ये पेशेंट में हम कोशिश करेंगे ताकि उसके खुद के अंडे से खुद का जेनेटिक बेबी मिल सके। कोई भी केस है, लेकिन एजेड पेशेंट अगर अपने खुद के अंडे से कोशिश करना चाहते हैं तो जो IVF का सक्सेस रेट है वो थोड़ा डाउन रहता है, दैट रेंजेस अराउंड 35 to 40%। अगर वो डोनर के एग से करते हैं तो 65-70% तक IVF का सक्सेस रेट एक ही साइकिल का जा सकता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डोनर एग एंड एजेड पीपल्स एग। एक क्वालिटी का इतना रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ता है। राइट। जी, और अगर अब लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी अगर नॉर्मल आई है तो उसके बाद प्रेगनेंसी के लिए कितना वेट करना चाहिए? जो पेशेंट के सभी टेस्ट नॉर्मल आते हैं, कुछ पेशेंट्स फाइल लेके आते हैं कि साहब बहुत बहुत बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में दिखाया, सभी जगह जो भी रिपोर्ट करते हैं नॉर्मल आता है, हस्बैंड का नॉर्मल है, वाइफ का नॉर्मल है, फिर भी बच्चा नहीं रुक रहा है। तो ऐसे केसेस को हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, जिसमें आप सीमेन एनालिसिस करो या सोनोग्राफी से ओव्यूलेशन स्टडी करो या लेप्रोस्कोपी करो या हिस्ट्रोस्कोपी करो या जो भी टेस्ट अवेलेबल है, हार्मोन्स लेवल टेस्ट करो, सब टेस्ट नॉर्मल आते हैं। तो ऐसे केसेस में कैसे आगे बढ़ा जाए? खासतौर पे आपने लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी जैसी एक इन्वेजिव प्रोसीजर्स की हैं, तो ये प्रोसीजर करने के बाद कितना वेट करना चाहिए दोबारा इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में? तो यूजुअली मैं अपने पेशेंट को 3 महीने का बोलता हूँ कि 3 महीने आप अपने खुद से ट्राई कीजिए, अगर रुकता नहीं है तो फिर हम थोड़ा बेसिक ट्रीटमेंट देते हैं कि जिसमें हम सोनोग्राफी करते हैं, टैबलेट्स वगैरह देके, और अंडा जिस दिन तैयार होता है उस दिन इंटरकोर्स की एडवाइस देते हैं या फिर IUI पे शिफ्ट करते हैं। अगर ये सब करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिलता है, लेप्रोस्कोपी के बाद भी 1 साल तक नहीं मिलता है रिजल्ट, तो ऐसे केसेस में हम IVF की एडवाइस भी देते हैं। अगर लेप्रोस्कोपी के बाद हम 2 या 3 IUI फेल होते हैं, स्पेशली 3 IUI साइकिल तो करना ही चाहिए, तो 3 IUI करने के बावजूद अगर बच्चा नहीं रुकता है लेप्रोस्कोपी के बाद, तो ऐसे केसेस में IVF प्रीफर करना चाहिए। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं। लेकिन यूजुअली लेप्रोस्कोपी के बाद 1 साल के अंदर
ये सब हम कोशिशें करते हैं और बाद में अगर नहीं रुकता है तो आईवीएफ पे जाते हैं। जी। और पुरुषों के लिए कोई बंधन है क्या उम्र का, कि उनकी कुछ मैक्सिमम एज लिमिट है? हाँ, जैसे फीमेल में 35 के बाद ड्रास्टिकली ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है। ऐसा पुरुषों में इतना ड्रास्टिकली डाउन नहीं होता है। पुरुषों में 50 साल तक भी अच्छा काउंट मिलता है, इवन 60 तक भी अच्छा काउंट मिलता है। प्रॉब्लम पुरुषों में एक ये है कि जो शुक्राणु की क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट होती है, उसके जो क्रोमोसोमल डैमेज है, जेनेटिक डैमेज है, वो बढ़ता है। इसलिए जो नॉर्मल स्पर्म्स होते हैं वो कम होते जाते हैं सीमेन के अंदर, एबनॉर्मल स्पर्म्स की संख्या बढ़ती है। सो पुरुषों में भी 40 या 45 तक ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा एज में आप जाएंगे तो चांसेस उसका भी सक्सेस रेट का कम होता है, जो स्पर्म क्वालिटी डाउन होने की वजह से। और ये एक एज रिलेटेड फैक्टर है और उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क आता है एंटीऑक्सीडेंट वगैरह जैसी दवाई लेने से, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। और इक्सी या इमसी प्रोसीजर में हम स्पर्म सिलेक्शन की भी मेथड्स आती हैं कि जिसमें हम जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जो नॉर्मल इक्सी है जिसमें हम एक एक के अंदर एक स्पर्म डालते हैं माइक्रोस्कोप में देख के और फर्टिलाइज करते हैं, उसका जो मैग्निफिकेशन पावर है माइक्रोस्कोप का वो 400 टाइम्स जितना होता है कि जो स्पर्म है वो 400 टाइम्स बड़ा दिखता है या एक भी इतना बड़ा दिखता है। लेकिन इमसी नाम का जो प्रोसीजर है आईवीएफ का, वो प्रोसीजर उसमें मैग्निफिकेशन ज़्यादा होता है, 6000 to 7000 टाइम्स जितना मैग्निफिकेशन हो जाता है। तो वो स्पर्म बहुत बड़े दिखते हैं और उसकी जो इनर मॉर्फोलॉजी भी हम देख सकते हैं कि उसका हेड का शेप अच्छा है या नहीं है, उसका अंदर कोई वैक्यूल है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में। और इमसी में ये एडवांटेज रहता है कि अच्छी क्वालिटी वाला कौन सा स्पर्म है वो हम चूज कर सकते हैं। तो ये एक फिजिकली मॉर्फोलॉजिकली हम स्पर्म सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको इमसी बोलते हैं। दूसरा एक प्रोसीजर आता है उसको पिक्सी बोलते हैं, यानी उसमें स्पर्म का फंक्शन टेस्ट किया जाता है कि स्पर्म का एक के तरफ जो अट्रैक्शन है उसकी वजह ये है कि वो हाइलुरोनिडेज नाम का जो एक केमिकल होता है उसके तरफ स्पर्म का अट्रैक्शन होता है। तो लेबोरेटरी में हम जो कल्चर मीडिया में स्पर्म को रखा है उसमें हम हाइलुरोनिडेज रखते हैं और स्पर्म जो है वो उसकी तरफ अपनी गति से दौड़ के जाएगा। तो वो समझने का कि वो फिजियोलॉजिकली अच्छा स्पर्म है। जो स्पर्म अच्छा फंक्शनिंग नहीं है तो वो स्पर्म हाइलुरोनिडेज केमिकल की ओर जाएगा नहीं। तो हम जो स्पर्म हाइलुरोनिडेज की ओर गए हैं इतने स्पर्म हम सिलेक्ट कर सकते हैं और उससे ही हम इक्सी वाला प्रोसेस करेंगे। तो ये इमसी और पिक्सी दो चीज़ ऐसी हैं कि जिसमें हम स्पर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये एक ओल्ड एज के जो पुरुष हैं कि जिसमें स्पर्म क्वालिटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो उसमें ये सिलेक्शन में हेल्पफुल होता है। सो इन एनी केस ओल्ड एज इज दोनों ही पे, पुरुष हो या महिला हो, दोनों ही केसेस में एजिंग का इनफर्टिलिटी पर बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है। सो आज मैंने पूरा जो ये एपिसोड है वो एज को डेडिकेट इसलिए किया है कि पब्लिक में अवेयरनेस ज़रूरी है कि आपको एज बढ़ती जाए और फिर आप हेल्पलेस हो जाए, दूसरे के अंडे लेने पे मजबूर हो जाए, तब तक आप मत खींचिए। ऑलवेज आप कोशिश करते रहिए। साइंस ऐसा है कि बार बार कोशिश करने से सक्सेस रेट बढ़ता जाता है। हमने ऐसे भी कई पेशेंट देखे हैं। मेरे एक फ्रेंड हैं जो खुद गायनेकोलॉजिस्ट हैं और उनको 10 कोशिश के बाद बच्चा मिला है। पिछले 1-2 साल पहले ही गुजरात में ही एक किस्सा आया था कि जिसमें 22nd अटेम्प्ट पे प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हुई थी।
मैं जब इज़राइल में अपनी खुद की ट्रेनिंग के लिए गया था, तो वहाँ 29-30 अटेम्प्ट्स लोग करते रहते हैं। तो जितने आप अटेम्प्ट्स ज़्यादा करेंगे, एवरी अटेम्प्ट विल टीच द डॉक्टर एज वेल एज योरसेल्फ कि हर एक अटेम्प्ट में जो आईवीएफ की टीम है, जो क्लिनिशियन है यानी हम लोग हैं, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट यानी जो अंडा और स्पर्म को मिलाने वाले डॉक्टर हैं, तो ये सब लोग को आपका शरीर कुछ ना कुछ लेसन दे जाता है कि आपके अंडे की क्वालिटी या आपके स्पर्म की क्वालिटी या अंडों की संख्या कितनी बनती है, हार्मोन्स के सामने आपका शरीर कितना रिस्पॉन्स देता है, वो सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता जाता है। तो एवरी टाइम जो नेक्स्ट एफर्ट आता है उसमें थोड़ा और अच्छा करते हैं और अच्छा करते हैं। इस तरह से जितने एफर्ट्स बढ़ते हैं उतनी सक्सेस रेट बढ़ती हैं। इसलिए कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए, और जहाँ तक हो सके बिफोर 35 आप प्रेगनेंसी का कोशिश करके ला देनी चाहिए, ताकि आपको डोनर की ज़रूरत ना पड़े। 35 ऐसा कोई कट ऑफ नहीं है कि 36 वाले को डोनर की ज़रूरत पड़ी। कई पेशेंट ऐसे हैं कि इवन 40 प्लस होने के बावजूद भी हम उसके खुद के अंडे से करते हैं। लेकिन ओवरऑल एक जनरल कट ऑफ ये है कि 35 से ऊपर एक का क्वालिटी भी डिटेरियोरेट होता है और नंबर्स भी डिटेरियोरेट होता है, तो दोनों ही नुकसान कारक हैं और दोनों ही केसेस में हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, डोनर एक पे जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा आज का ये जो टेक होम मैसेज गिनो या ये आज का जो एपिसोड है, वो उसका जो थीम हमने एज एंड प्रेगनेंसी, एज एंड इनफर्टिलिटी रखा है, तो उसके पीछे मेरी ये इच्छा है कि पब्लिक में अवेयरनेस आए कि बिफोर 35 आप जो भी बेसिक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, सोनोग्राफी करिए, लेप्रोस्कोपी करिए, आईयूआई करे, उसमें आप ट्राई करो, लेकिन इतना ज़्यादा ट्राई मत करो कि आपकी एज चली जाए। या कभी कभी लोग ये मॉडर्न मेडिसिन को छोड़ के फिर आयुर्वेद की तरफ चले जाते हैं या दूसरी पैथीज के तरफ चले जाते हैं, फिर साधु बाबा आ जाते हैं, या कभी कभी टोटली होपलेस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं और छोड़ देते हैं कि चलो हमें ट्रीटमेंट ही नहीं करना है, कुदरत को देना होगा तो देगा, ऐसा करके भी वो लोग निराश हो जाते हैं। तो ऐसे केस में जो बहुमूल्य वर्ष हैं उम्र के, वो चले जाते हैं कि अगर आपने 30-32 साल की उम्र तक ट्राई किया, फिर आप निराश होकर बैठ गए और 2-3 साल ऐसे ही गंवा दिए, तो वो 3 साल आपकी लाइफ में वापस नहीं आने वाले। उसमें जो अंडे आपके वेस्ट हो गए हैं वो वापस नहीं आने वाले हैं, तो वो वेस्टिंग आप मत कीजिए, उस टाइम को यूज़ कीजिए। कई चीज़ ऐसी हैं लाइफ में कि जिसमें प्रायोरिटी की ज़रूरत होती है। पैसा अगर नहीं है तो आप घर में शादी है या कोई प्रसंग है तो लोन लेके या किसी से उधार लेके भी करते हैं। सेम चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हैं कि आपका एज अगर बढ़ रहा है तो पैसे की फिक्र मत कीजिए, किसी से उधार लेके भी आप ये कर सकते हैं। आजकल तो काफ़ी आईवीएफ सेंटर, इवन हमारे आईवीएफ सेंटर में भी ईएमआई की सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो ये सब चीज़ ऐसी हैं कि जिसमें वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू कि आपका फाइनेंशियल पार्ट इसमें बर्डन रूप नहीं होना चाहिए, लेकिन जल्द से जल्द आपको खुद को अपना जेनेटिक बच्चा मिले, उसका हमारा कोशिश रहता है। साइंस काफ़ी तरक्की कर रहा है, लेकिन जो अच्छे अंडे नहीं होते हैं तो सक्सेस रेट ये 35-40% तक ही रहता है, और जितनी एज बढ़ती है सक्सेस रेट कम होता जाता है। सो दैट इज़ द टेक होम मैसेज। आई थिंक आरुषि और कुछ क्वेश्चंस हैं? जी कुछ क्वेश्चंस नहीं है, अगर ऑडियंस में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस, पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है? चैट बॉक्स में तो नहीं है, आई कैन सी हियर, बट और कोई क्वेश्चंस है तो हम 5 मिनट वेट कर सकते हैं। इट इज़ 9:40 ऑलरेडी। जयदेव भाई, તમારો કોઈ ક્વેશ્ચન છે?
ઓકે કપલ ને કીધેલું મેં, તો એ લોકો આવ્યા નહીં મીટિંગમાં. ઓકે ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. ओके, देन वी कैन स्टॉप हियर. आज का दिन यहाँ स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट एपिसोड में अगले सोमवार को हम पॉलीसिस्टिक ओवरी डिस्कस करेंगे. वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है इनफर्टिलिटी की. और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट. गुड नाइट. थैंक यू.